उस वक़्त वो फ्लैट में ज़ारा के बिल्कुल सामने मौजूद था। ज़ारा के चेहरे पर पड़ने वाली यारम की पुरसताइश निगाहें वो महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी नज़रों को शर्मो हया से झुका रखा था। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि यारम जैसे शख्स की तेज़ नज़रों का मुकाबला कर सकती। यारम जो एक अरसा रंग बिरंगी जवानियों से आशना रहा था, जहाँ खूबसूरत तितलियों ने उसे कई रंगों से आशना करवाया, हर लड़की की तबीयत से बखूबी वाकिफ हो जाता। उस वक़्त वो उसे महसूस हो रहा था कि ज़ारा किस कश्मकश से गुजर रही है, लेकिन ये उसके दिल की ख्वाहिश थी कि वो बस उसे सामने बिठाकर देखता रह जाता, जबकि वो बेताबी से उंगलियां चटाखते हुए वक़्त गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। न जाने उसने क्यों यारम की ज़िद को मानते हुए यहाँ आने का फ़ैसला कर लिया। ऐसा नहीं था कि वो यारम पर एतमाद नहीं करती थी, लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ थी कि वो कभी भी किसी लड़की की इज्जत को नहीं नोच सकता। उसके बावजूद उसे अपनी इज्जत की फ़िक्र थी। ज़ारा, क्या तुम बेएतमादी का इजहार कर रही हो? उसने नरमी से उसके हाथ को दूसरे हाथ से आज़ाद करवा दिया, जब वो बौखलाती हुई उससे मज़ीद दूर हो गई। ऐसा ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे वापस जाना चाहिए, उसने नरमी से उठते हुए कहा, जब यारम ने बाजू पकड़ते हुए उसे एक बार फिर अपने सामने बिठा लिया। अभी दिल नहीं भरा। मैं जानता हूँ कि फिर तुम कभी भी यहाँ नहीं आओगी, इसीलिए कुछ पल मुझे देख लेने दो। यारम ने उसके सामने इल्तिजा की थी। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि यारम किसी के सामने इल्तिजा करता, लेकिन ज़ारा की बात और थी। वो ज़ारा से मोहब्बत करने लगा था, ऐसी मोहब्बत जिसमें पाकीज़गी का अंसर शामिल था। वो जानता था कि ज़ारा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर उसने ज़ारा से एक मुलाकात की ख्वाहिश की, और वो कितनी बार उसकी इस तरह की ख्वाहिश को ठुकरा चुकी थी। इसलिए इस बार उसकी मिन्नत और इल्तिजा को ठुकरा नहीं पाई और फ्लैट में उससे मिलने चली आई। जिंदगी में पहली बार उसने बिना बाप को बताए घर की दहलीज पार की थी, वो भी सिर्फ यारम की जिद के हाथों मजबूर होकर। अभी उसे आए हुए 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे और वो वापस जाने की जिद कर रही थी। अबाया में मौजूद नरमो नाजुक वजूद जैसे किसी घबराहट का शिकार था, जबकि खूबसूरती से झुकी हुई आंखें देखने वाले को मजीद खूबसूरत लग रही थीं। खड़ी नाक और पंखड़ी जैसे होंठ, जिसके इर्द गिर्द हिजाब ने हाला बना रखा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे चांद की दिलकशी को बादलों ने घेर रखा हो। वो थी ही ऐसी, इतनी खूबसूरत के यूनिवर्सिटी के कितने लड़के उसके पीछे सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते, लेकिन इतनी ही पाकीज़ा कि वो किसी को भी अपना नकाब उतारने की इजाज़त नहीं देती थी। हत्ता कि क्लास में भी वो मुकम्मल पर्दे में रहती, लेकिन न जाने कब और किस वक़्त वो यारम की नज़रों में आई और फिर यारम की तेज़ नज़रों से अपना दिल और वजूद भी नहीं बचा पाई। जहाँ यारम उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, वहीं ज़ारा के दिल में भी उसे लेकर जज्बात उमड़ आए थे। एक अरसा वो ज़ारा के पीछे अपने दिल का हाल बयान करने के लिए लगा रहा, और फिर बिलाखिर वो उसके जज्बात के आगे हार गई। उसे मालूम हो गया कि वो शख्स उसे हकीकत में चाहता है। अपनी सख्त तबीयत और जज्बातीपन के बावजूद यारम ऐसा शख्स था जो चाहता था कि उसकी बीवी एक बापर्दा और ऐसी लड़की हो जिसे खुदा ने 7 पर्दों में छुप कर रहने की हदायत बख्शी हो, और ऐसी हदायत आजकल के दौर में कम कम लड़कियों को नसीब होती है। वरना ज़रा सी खूबसूरती मिल जाने पर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हर लड़की खुद पर फ़र्ज समझ लेती है। मैं नहीं जानता मोहब्बत मुझ पर कब इतनी सख्ती से हमला आवर हुई है, उसने आहिस्तगी से एक बार फिर ज़ारा के सामने इजहार कर दिया, जबकि ज़ारा उसे देखती रह गई। उस शख्स के चेहरे पर सजी हुई दाढ़ी उसे मज़ीद हसीन बना देती थी। वो जानती थी कि यारम में चंद बुराइयां ज़रूर होंगी, लेकिन वो दिल से एक साफ और सच्चा इंसान है। मोहब्बत ऐसे ही हमला आवर हुआ करती है, और फिर उससे दामन बचाना किसी के बस की बात नहीं होती। ज़ारा का लहजा बिल्कुल गुलाब जैसा था, इतना शिफाफ और नरम के मुकाबिल नींद सा सुकून महसूस करे, जबकि हकीकत में ऐसा ही हुआ था। वो बस ज़ारा को देखता रह गया। वो थी ही ऐसी नरम मिजाज, नफीस और खुश मिजाज, जिसके चेहरे का नूर उसके शिफाफ दिल की गवाही दिया करता।
زارا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے تمہارے کردار سے عشق ہے۔ مجھے تمہاری عادتوں سے بے پناہ عشق ہے، جنہیں میں اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہی ہو جس سے اگر کوئی نامحرم دیکھے تو وہ بجائے اس پر خوشی کا اظہار کرے وہ سٹ پٹا جائے، تمہاری طرح اپنی نظروں کو جھکا لے۔ اور زارا اس بات سے واقف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی حسین شکل پر نہیں، اس کے حسین کردار پر مر مٹے۔ یہ بات اس نے خود پر لاگو کر رکھی تھی کہ عورت کو چاند کی طرح خوبصورت ہونے کے باوجود سورج کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ ہر نامحرم کی اٹھنے والی نظر خود بخود جھک جائے۔ اور عورت کوئی اتنا بلند کردار تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی جب فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی اور زارا نے دہلتے ہوئے دل کے ساتھ یارم کو دیکھا۔ اسے اسی بات کا خوف رہتا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اپنے کردار کی طرف ایک غلط سوچ بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ یارم نے سکون بھری نظروں سے اسے دیکھ کر اٹھ کر فلیٹ کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست یا پھر کوئی پڑوسی ہو، ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ یارم کے فلیٹ بنا اجازت لیے آ جاتا، خصوصاً اس کے فلیٹ پر جہاں اس نے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ زارا کے چہرے کا رنگ واضح طور پر زرد ہوا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر یہاں کوئی اسے دیکھ لیتا اور اس کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے قائم کرتا۔ جلدی سے اپنے حجاب سے چہرہ ڈھکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے چلے جانا چاہیے تھا۔ آہستگی سے وہ یارم کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے تک آ گئی، لیکن تب تک یارم دروازہ کھول چکا تھا۔ لیکن سامنے کھڑے اس کے ماں باپ اسے حقیقت میں حیرت میں مبتلا کر گئے تھے، جو اس وقت شہر میں آئے اور اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے فلیٹ میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ زارا کے چہرے کی رنگت بھی زرد ہو چکی تھی۔ دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی، لیکن تب تک شمائلہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ اندر آتے ہی شمائلہ بیگم نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ یہ سب کیا ہے یارم خان؟ شیراز خان کی دھاڑ پر یارم نے پلٹ کر زارا کی جانب دیکھا، جس کے ہاتھ مسلسل کپ کپ آ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، جبکہ شیراز خان نے سر سے لے کر پیر تک اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ بابا، یہ زارا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا تھا، جبکہ شمائلہ بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ تمہیں ہمیں ایسی لڑکی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے ماما جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر زارا کو دیکھا اور پھر اس کے دفاع میں بولنا چاہا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں زارا کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تب تک شمائلہ بیگم اندر داخل ہو چکی تھی اور انہوں نے زارا پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے اسے حقیقت دکھانی چاہی۔ یہ عبایا میں گھس کر تم یہی فعل سر انجام دے رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم جیسی لڑکیوں کو، جو اپنے باپ کی عزت کو یوں بیگانوں کے فلیٹ میں رول دیتی ہیں۔ انہوں نے اتنے سخت جملے کہے تھے کہ وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ اس وقت جس طرح یارم کے پاس وہ موجود تھی، کوئی بھی اس کے لیے کسی طرح کی رائے قائم کر سکتا تھا۔ وہ شمائلہ بیگم کو بنا کوئی جواب دیے سسکتی ہوئی باہر نکلی اور پھر سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ دور پڑی تھی، حتیٰ کہ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یارم اسے پکارتا ہوا پیچھے آیا، لیکن وہ وہاں سے یوں بھاگی جیسے اس میں ہمت ہی نہیں تھی پلٹ کر دیکھنے کی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پلٹ کر دیکھے گی یا اپنی صفائی دینے کی کوشش کرے گی تو شاید وہ پتھر کی ہو جائے۔ اس جیسی لڑکیاں صرف ایک پل لگاتی ہیں۔ شمائلہ بیگم کو اس کی عزت رونتے ہوئے اور انہوں نے بنا کوئی تحقیق کے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو کسی گالی سے کم نہیں تھا۔ یقیناً ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ ان کے بیٹے کے فلیٹ میں کسی غلط مقصد کے لیے موجود ہے۔ محبت اور پاکیزگی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ یارم اسے پکارتا رہا لیکن وہ نہیں رکی، اسی لیے وہ ناکام ہو کر پلٹ آیا تھا۔ آتے ہی وہ شمائلہ بیگم کو بے بس اور لاچار نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ نے جو کچھ زارا کے بارے میں دیکھا وہ سب کچھ غلط تھا۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے مما۔ اس نے ایک بار بھی اس کی صفائی میں بولنا چاہا۔ خدا کے لیے
مجھے آئینہ دکھانا بند کرو یارم، میں اپنی نظروں سے دیکھ چکی ہوں وہ کیسی لڑکی ہے۔ حویلی میں اس طرح کی لڑکیوں کو کھڑے کھڑے گولی مار دی جاتی ہے، اور اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اگر وہ اچھی لڑکی ہوتی تو کبھی بھی یوں کسی غیر محرم کے فلیٹ میں نہ پائی جاتی۔ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، جبکہ شہراز صاحب بھی غصے سے سرخ چہرہ لیے اپنے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ میں ہرگز بھی اس لڑکی سے تمہارے تعلقات برداشت نہیں کر سکتا برخوردار، انہوں نے کہا، اور شہراز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا۔ وہ زارا سے محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کی پاکیزگی پر حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ خدا کے لیے آپ بار بار یہ الفاظ استعمال مت کریے کہ ایسی لڑکی، آپ اس کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں میری قسم، تم آج کے بعد اس لڑکی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح کے کردار کی مالک ہے اور اس کی تربیت کس طرح کی ہے۔ یہ لڑکیاں مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، ایسے ہی اونچے گھرانے کے مردوں کو اپنے کردار کی شفافیت دکھا کر لوٹتی ہیں۔ تم ان لڑکیوں کو نہیں جانتے۔ جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے اب یہ بحث فضول لگنے لگی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کی ماں نے جو رائے قائم کی ہے وہ ذرا بھی اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ خدا کے لیے اب آپ دونوں میں سے کوئی بھی زارا کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا۔ جبکہ شمائلہ بیگم غصے سے سرخ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں۔ تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو یارم، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیراز خان نے اسے فیصلہ سناتے ہوئے خاموش کر دیا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کے لیے اپنے ماں باپ کا حکم اولین ترجیح رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز پس سے پوشت ڈال سکتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی امیدیں اور خواہشوں کو نہیں۔ اگر وہ یہاں رہتا تو ضرور وہ زارا کو ایک بار پھر مناتے ہوئے اس کے دل سے اس وہم کو نکال سکتا تھا، لیکن اس وقت شیراز صاحب کا حکم تھا کہ وہ حویلی واپس آئے۔ شاید وہ اس لیے غصے میں تھے کہ انہوں نے اس بار رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیا تھا، چاہے وہ جس حال میں بھی موجود تھے۔ لیکن ان کی نظر میں زارا ایک بد کردار لڑکی بن چکی تھی، اور یہی حقیقت تھی۔ زندگی میں پہلا تاثر جو آپ قائم کرتے ہیں وہ آپ کی موت تک قائم رہتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ آپ چاہے خود کو جتنا نیک ظاہر کریں، یا پھر آپ اپنی نیت کے مطابق کتنے ہی نیک ہوں، لوگ آپ کے بارے میں جو دیکھیں گے وہی رائے قائم کریں گے، اور پھر وہ اپنی رائے کبھی بھی نہیں بدلیں گے، چاہے پھر آپ ان کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائیں۔ اس شام اسے حویلی واپس جانا پڑا۔ وہ زارا کے لیے جس قدر اداس تھا اس کا بیان بھی ممکن نہیں تھا۔ زارا نے اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ شاید وہ خود اس صدمے سے گزر رہی تھی کہ یارم کی ماں نے اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ شاید وہ اتنی بدگمان ہو چکی تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اس وقت مکمل پردے میں ملبوس ہے، تو کس طرح وہ کوئی غلط رشتہ قائم کر سکتی ہے۔ اسے حقیقت میں افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں نیم اندھیرے میں پڑی دن کی اسی بات کو سوچ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار یارم کی ضد مانتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ قدم بھی اس پر بھاری پڑا تھا۔ نہ جانے آج کل کی لڑکیاں کس طرح ہر روز ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ان کی عزت کی جانب انگلی نہیں اٹھاتا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یارم اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کبھی بھی یارم کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ اگر وہ لوگ آسمان کی وسعت تھے تو وہ زمین کی گہرائی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کی فیملی میں صرف ایک باپ جو دن رات محنت کر کے کماتا اور اپنی 3 بیٹیوں کو عزت سے پڑھا رہا تھا۔ اگر وہ کچھ بھی غلط کرتی تو اس کی 2 بہنوں کا مستقبل بھی تباہ و برباد ہو جاتا، اور باپ کی ضعیفی بھی۔ ایک آخری آنسو کو اپنی آنکھوں سے پونچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھا لی۔ ہر دعا میں وہ بس یارم کا ساتھ مانگتی تھی، لیکن اس بار اس کی دعا مختلف تھی۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میرے دل میں موجود اس کی محبت کو قرار بخش دے، یا پھر مجھے وہ راہ دکھائیے جو میرے لیے نیک ہو، جو میرے لیے عزت کا باعث بنے۔ کس طرح اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا اور یارم کے پاس چلی گئی، حالانکہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ کہیں بھی باہر نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ اس کے پردے کو
तंजिया निगाहों से देखते हुए उसे हकीकत में बदकिरदार लड़की समझने लगे, या फिर वो कहीं बाहर बैठी हो और उसका बाप गुजरते हुए उसे देख ले। ये चंद ऐसे वहम और डर थे जो उसने अपने दिल में पाल रखे थे और जिन्होंने उसे कोई भी इस तरह का काम करने से रोक रखा था। लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। यारम को एक अरसा उसने अपने वजूद और अपनी ज़ात के ज़रे ज़रे से दूर रखना चाहा, लेकिन वो मुस्तकबिल अपनी मोहब्बत पर डटा रहा और उस रोज़ वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मोहब्बत अंधी होती है। मैं जानता हूँ कि मोहब्बत ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी के चंद हसीन पल मांग लूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को संवार लेना चाहता हूँ। ज़ारा, खुदा के लिए मेरा साथ दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। जबकि वो बेसाख्ता 2 कदम दूर होकर पलटने लगी थी। अगर तुमने आज मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं खड़े खड़े खुद को ख़त्म कर लूँगा। वो दहल उठी थी। वो नहीं जानती थी कि यारम इस हद तक जज्बातीपन पर उतर आएगा। खुदा के लिए मेरी इज्जत का ख्याल करें। इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोग उसे तमाशबीन की तरह देख रहे थे। उस वक़्त तक यारम ने सिर्फ उसकी आंखों को देखा था। उसकी आंखें हसीन थीं, लेकिन इतनी हसीन नहीं कि वो यारम को आशिक बना देने की ताकत रखती हों। उसे अगर इश्क हुआ था तो उसके वजूद से, खुद को फूंक फूंक कर रखने वाले किरदार से और उसकी शिफाफ नीयत से, और फिर वो भी उसके सामने हार गई। उस रोज़ उसे इकरार करना पड़ा कि वो खुद यारम का साथ चाहती है। वो चाहती है कि वो उसकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत खुशबू के झोंके की तरह आए और उसकी पूरी ज़िंदगी को संवार दे। उस शाम शेराज साहब की बात मानते हुए हवेली तो आ गया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि हवेली आने के बाद एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर होगी। उस रोज़ उसकी माँ ने खुले लफ्ज़ों से उसे कह दिया कि वो उसके लिए ईशा को पसंद कर चुकी हैं। ईशा उसके मामू की बेटी थी और उसके वालिदैन की पसंद भी। ममा, मुझे ईशा जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूं। उसने उन्हें समझाना चाहा जब शुमाइला बेगम ने खड़े तेवरों से उसे घूरा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो यारम, और मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम उस लड़की के लिए हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाओ। बात इससे पहले कि तुम्हारे बाबा तक पहुंच जाए, तुम्हें हर हाल में ईशा के साथ को कबूल करना होगा। हम सुबह ही उनके घर जा रहे हैं निकाह की तारीख लेने, और उसके बाद जो मैं चाहूँगी वही होगा। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ को तहस नहस कर दे। आखिर मुकद्दर उसके साथ इस तरह की चाल कैसे चल सकता था। जब उसने दिल में, धड़कन में और अपने जज्बात पर ज़ारा को सवार कर रखा था, तो फिर कैसे वो ईशा का नाम ले सकता था। हालांकि उसने एक अरसा लड़कियों से दोस्ती रखी थी, एक अरसा वो खुद उन महफिलों का शेदाई रहा था, लेकिन उसे हमेशा एक पाकबाज बीवी की ख्वाहिश थी, एक बाकिरदार लड़की की जो उसकी नस्ल संवार दे। जबकि उसके वालिदैन ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो कोई लाउबाली और गैर जिम्मेदार लड़का नहीं, बल्कि एक जवान मर्द है जो उस यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार काम करता है। और उनके सामने वो यूनी की एक मिडिल क्लास लड़की थी जिसने उनके बेटे पर अपने हुस्न का जादू करके उनके बेटे को फंसा रखा था, जबकि हकीकत उसके बरकिस थी। अगले रोज़ भी वो अपनी बात पर डटा रहा। पूरी रात उसने ज़ारा के नंबर पर कॉल्स की और उसे कई मैसेजेस भेजे थे। जब ज़ारा ने फजर के वक़्त उसकी कॉल अटेंड करते हुए उसे यही कहा कि अगर आप मेरे साथ कोई भी ताल्लुक़ रखना चाहते हैं तो जायज़ तरीके से अपने वालिदैन को मेरे दरवाजे पर लेकर आओ, ताकि मैं और आप एक मुकद्दस रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं, वरना फिर मुझे कॉल मत कीजिएगा। उसने कहते हुए कॉल काट दी थी और वो दोबारा उसे कॉल नहीं कर पाया। वो जानता था कि शुमाइला बेगम कभी भी उसकी इस बात को नहीं मानेगी। अगर वो ज़िद पर भी उतर आता तो शेराज साहब कहीं भी उसकी ये ज़िद पूरी नहीं करते, क्योंकि वो ईशा के वालिदैन को ज़ुबान दे चुके थे। लेकिन ज़ारा ने भी उसके लिए हर दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि वो अब एक मुकद्दस और मजबूत रिश्ते के अलावा उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। मिलाकर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसकी किसी भी बात को खातिर में नहीं लाया गया और अगले रोज़ उसे मजबूरन अपने मामू के घर ईशा के रिश्ते के बारे में मुलाकात करने के लिए जाना पड़ा। वो सख्त बददिल था। न जाने कितनी बार उसने दिल में दुआ मांगी थी
کہ ईशा उसे देखते ही रिजेक्ट कर दे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों पहली मुलाकात कर रहे थे। उसके मामू की बेटी थी वो, और बार बार वो उससे मिल चुका था। लेकिन उसके बावजूद वो चाहता था कि वो ईशा के साथ कभी भी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक ना हो, क्योंकि ईशा उसके मुताबिक नहीं थी। हम तो पहले ही ये तय कर चुके हैं कि ईशा हमारी बेटी है। आप उसे जल्दी से बुला दीजिए और फिर निकाह की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। उसके साथ ही चंद माह बाद रुखसती हो जाएगी। न जाने उन्हें निकाह की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई थी, जबकि वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि ईशा के साथ उसका निकाह हो जाए। थोड़ी देर बाद वाकई ईशा को बुला भेजा गया। उसने नज़रें उठाकर देखा और फिर अगले ही पल उसने नागवारी से नज़रों को झुका लिया था। वाइट जीन्स में पिंक कलर की टॉप पहने वो हमेशा की तरह बेबाक नज़र आ रही थी, जबकि उसकी माँ बस सदके वारी जाने वाली नज़रों से ईशा को सर से पैर तक देख रही थी। उसकी वजह भी यही थी कि ईशा उनकी पसंद थी। हालांकि ज़ारा में कोई ऐब नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने हज़ारों ऐब निकाल कर उसके सामने रख दिए थे। मिलाकर उस रोज़ निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई और 2 दिनों के बाद ही शहराज साहब ने उसका निकाह करने का फ़ैसला कर दिया। इस बार वो उसे शहर भेजना चाहते थे, लेकिन ईशा के साथ मजबूत बंधन में बांधने के बाद वो नहीं चाहते थे कि वो एक बार फिर उन फिजाओं में जाए और उनके हाथ से निकल जाए। वो घर आते ही भड़क उठा था। ये है आपकी पसंद? उसकी ड्रेसिंग देखी थी आपने? क्या इज्जतदार लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं? जबकि शुमाइला बेगम बिल्कुल ठंडे ठार अंदाज में उससे मुखातिब थी। लड़कियों की इज्जत का अंदाज़ा उनके ख़ानदान से लगाया जाता है। वो मेरे भाई की बेटी है और उसमें ऐसा कोई नहीं जिससे तजलील का निशाना बनाया जाए। वो सिर्फ इसीलिए कि वो आपकी पसंद है मम्मा, वरना इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे एक लड़की में मौजूद नहीं होना चाहिए। उसने शहराज साहब का लिहाज नहीं किया था। आज वो उनके सामने ही उन्हें आईना दिखा रहा था। जो कुछ भी है, लेकिन ईशा कभी भी किसी गैर महरम के साथ उसके फ्लैट में नहीं पाई जाती। शुमाइला बेगम ने गहरा तंज करते हुए उसे खामोश कर दिया। आप गलती कर रही हैं मम्मा, आप पछताएंगी। आप अपनी भतीजी के साथ अपने बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हैं, जबकि वो बिल्कुल पुरसुकून थी। गलती मैं नहीं, गलती तुम्हारे मुंह बोलते जज्बात कर रहे हैं, जो इस वक्त तुम्हारे सर पर किसी बला की तरह सवार होकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ता दिखा रहे हैं। माँ बाप का चुनाव कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारे इंतखाब पर भरोसा करके तो देखो, हम तुम्हारे गैर नहीं हैं। न जाने आजकल के वालिदैन अपने बेटी की पसंद को किस तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वो नहीं जानते कि महज इस बात को अपनी अना का मसला बना लेना कि एक लड़की उनकी नहीं, उनके बेटे की पसंद है, अपनी औलाद के हक में ये किस कदर नाइंसाफ़ी और गलत फ़ैसला है। उस ईशा के साथ कभी भी अपनी शादी काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन अपने माँ बाप की पसंद को ठुकरा कर भी वो यहाँ से नहीं जा सकता था। उस रोज़ उसने आखिरी बार इल्तिजा करते हुए ज़ारा से बात करने की दरख्वास्त की, लेकिन वो अपने मुवक्क़फ़ पर कायम थी। अगर तुम मुझसे निकाह कर सकते हो तभी मेरे साथ कोई रिश्ता रखना, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो बदकिरदारी के दाग को अपने माथे पर सजाकर तुमसे ताल्लुकात इस्तवार करती रहे। उसने 2 टोक बात की थी और मोबाइल रख दिया। उससे महसूस हो चुका था कि वो ज़ारा से आखिरी बार बात कर चुका है और उसी ख्याल ने उसके दिल में उधम मचा रखा था। मोहब्बत आसान नहीं होती और फिर उससे ज़्यादा मुश्किल होता है मोहब्बत से बिछड़ जाना। वो ज़ारा से बिछड़ रहा था। एक तवील अरसा अपने दिल में उसकी ख्वाहिश को पालने के बाद उससे बिछड़ना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन शायद दोनों की तकदीर में यही लिख दिया गया था। 2 दिनों के बाद वो हकीकत में ईशा के घर निकाह के लिए मौजूद था। उस रोज़ भी उसने निकाह के लिए ऐसे ही लिबास का इंतखाब किया। क्रीम कलर के उस खूबसूरत ड्रेस के जालीदार बाजू और डीप गहरा गला सबसे पहले उसकी नज़रें वहीं जाकर रुकी थीं, लेकिन तब तक एजाबो कबूलियत के मराहल से गुजर चुका था और उन मराहल से गुजरते हुए भी उसने अपने दिल को कितना समझाया था, ये सिर्फ वही जानता था। बार बार अपने दिल की ख्वाहिश को मारकर वो उस मकाम पर पहुंचा था और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका उसे डर था। ईशा उसकी बीवी बन चुकी थी। वो जो सोचता था कि ज़ारा के अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना महज उसके दिल से की गई खयानत होगी,
آج وہ یہ خیانت بھی کر چکا تھا۔ شاید مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ سب کچھ مقدر کے حوالے کرتے ہوئے اس نے ہار مان لی۔ زائرہ اپنی ضد پر قائم تھی اور اس کی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کے ماں باپ نے عشا کو اس کے حوالے کر کے جو ناانصافی اس کے ساتھ کی تھی وہ تاعمر بھولنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عشا جیسی لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ وہ ساری زندگی اس کے لیے وبال جان ثابت ہوگا جب تک کہ وہ خود میں سدھار پیدا نہ کر لے، اور اس بات کا اسے ممکن حد تک یقین تھا کہ وہ کبھی بھی خود میں سدھار پیدا نہیں کر سکتی۔ چاہے پھر جو بھی ہو جائے، فطرت کبھی نہیں بدل سکتی، اور یہ عشا کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ بے باک نظر آنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور پرکشش بننے کی کوشش میں بے حیا بن جانا، شاید سب کچھ اس نے عادت کے طور پر اپنا لیا تھا، جس سے روگردانی کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جبکہ دوسری جانب عشا اسے پا کر بے پناہ خوش تھی۔ اس روز بھی وہ دلہے کے روپ میں بے پناہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا سراہے جانے کے قابل، ایک پرکشش اور سنجیدہ مرد جس نے ایک عمر رنگین رنگوں میں گزار دی، لیکن اب آ کر حقیقت میں اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب رنگ تو سیاہ ہے۔ اصل رنگ تو وہ ہیں جو جائز طریقے سے اس کے سامنے کھل کر ظاہر ہوں، اور پھر وہ خود کو انہی رنگوں میں ڈھال لے۔ وہ ڈیلی یونی کے بعد حویلی واپس آ جاتا، لیکن کبھی کبھار خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اپنے پسندیدہ فلیٹ میں رک جاتا، اور شیراز صاحب اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا کرتے تھے۔ نوجوان خون تھا اور نہ ہی وہ اس پر یوں پابندیاں عائد کر سکتے تھے۔ اب وہ جہاں جاتا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا نکاح ہو چکا تھا عشا سے، اور کم سے کم وہ نکاح سے پھرنے والا نہیں تھا۔ اس روز ایک بار پھر فلیٹ میں آتے ہوئے اسے زارا کی یادوں نے گھیر لیا۔ کتنا خسارہ ملا تھا اسے محبت میں، صرف وہی جانتا تھا۔ زارا اس کی نہیں بن پائی، اور ایک انچاہے وجود کو اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ نکاح ہونے کے بعد سے عشا کے کتنے ہی میسیجز اور پکچرز اسے رسیو ہوئی تھیں، لیکن اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہی تو مسئلہ تھا اس لڑکی میں، وہ خود ہی اس کے سامنے بچھی چلی جاتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ زارا اب یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اس بات کو زیادہ ہی دل پر لے چکی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ یارم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، یعنی ان دونوں کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنی ہی دیر وہ فلیٹ میں تنہا بیٹھا رہا، کوئی بھی چیز اس کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر گاڑی نکالتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب بڑھا دیا۔ شاید حویلی جا کر وہ کچھ پرسکون ہو جائے یا خود کو کام میں مصروف کر لے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ حویلی پہنچنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ عشا یہاں آ چکی ہے۔ شاید نکاح ہونے کی دیر تھی، وہ کسی کے انتظار میں تھی۔ ماموں بھی ساتھ ہی تھے۔ اس نے گزرتے ہوئے سرسری سا ان لوگوں کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شمائلہ بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کی حرکت پر پردہ ڈال دیا۔ دراصل یونیورسٹی سے واپس آ کر اس کی طبیعت کافی تھکاوٹ کا شکار ہوتی، اسی لیے سب سے پہلے آرام کرتا۔ کوئی بات نہیں پھپھو، میں خود جا کر انہیں دیکھ آتی ہوں۔ عشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ یارم کے کمرے کی طرف تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کمرے میں جھانک کر اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس وقت فریش ہونے گیا تھا۔ اندر آتے ہوئے وہ بیڈ پر مطمئن سی بیٹھ گئی۔ ایک محبت بھری نظر اس نے سارے کمرے پر ڈالی، اور پھر ایک آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ ریڈ کلر کی ٹاپ میں اس کا دھودیا رنگ واقعی چمک رہا تھا، جبکہ براؤن بالوں کو اس نے شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، جب یارم تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا۔ اس کا شرٹ لیس وجود دیکھ کر عشا کے چہرے پر ایک بے باک سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر یارم کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھوپھو نے بتایا کہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو سوچا آپ کی خبر لے لوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے ناز سے یارم کے قریب آتے ہوئے کہا، جب یارم نے ایک نظر ناگواری سے اس کے حلیے پر ڈالی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا سکتی ہو، اس نے روکھے سے انداز میں کہتے ہوئے شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے عشا نے آگے بڑھتے ہوئے کھینچ لیا۔ بیوی سے کیسا پردہ؟ اب میں آپ کی بیوی ہوں، ریلیکس رہیے۔
ये अजीब व गरीब हरकत यारम को ज़रा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो जानता था कि अगर वो किसी किस्म की सख्ती करेगा तो शुमाइला बेगम घर सर पर उठा लेंगी। और वैसे भी ईशा उस वक़्त उनके घर में सिर्फ एक मेहमान थी। उसे बादल नाख्वास्ता खामोश होना पड़ा। शर्ट को हाथ मत लगाओ, मुझे वापस करो और जाओ यहाँ से। उसका लहजा बिल्कुल संजीदा था। ईशा का दिल काफ़ी बुरा हुआ। वो यारम को पसंद करती थी, लेकिन यारम उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। क्या बात है, आप काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। उसने शर्ट यारम की जानिब बढ़ाते हुए उसकी मज़ीद करीब होते हुए पूछा, जब यारम ने हाथ बढ़ाकर उसे दूर धकेल दिया था। दूर रहो मुझसे, मुझे ज़रा बराबर तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं हैं। शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास से ही ईशा के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। वो शख्स उससे जिस लहजे में बात कर रहा था, आज तक उससे किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? उसने अचानक ही अपने रवैये को तब्दील करते हुए पूछा, जबकि यारम को भी उस पर बेहद गुस्सा था। मेरे कमरे से जाओ तुम। वो बस एक ही जिद पर डटा हुआ था। जब वो पैर पटकते हुए उसे देखकर कमरे से चली गई, यारम का गुस्से से बुरा हाल था। न जाने उसके माँ बाप ने उसे अंधे कुएं में क्यों धकेल दिया। सर पकड़कर एक बार फिर वो बेड पर बैठ गया। मायूसी उसके इर्द गिर्द फैल चुकी थी। न जाने उस लड़की को अपनी जिंदगी में वो कैसे बर्दाश्त करता, जिससे सिर्फ एक पल के लिए वो कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और 2 माह के बाद उसकी माँ ने रुखसती की रट लगा रखी थी। यकीनन उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली थी। खुद अजीबोगरीब सोचें बुनते हुए वो काफ़ी देर खुद से लड़ता रहा और फिर लेट गया। उस वक़्त उसके दिमाग को सिर्फ और सिर्फ सुकून की ज़रूरत थी, जो उसे आराम करने के बाद ही मिल सकता था। अगला आने वाला हर दिन उसके लिए इसी तरह इम्तिहान लेकर आता। वो जब ईशा को देखता, गुस्से से उसका खून खौल उठता। लेकिन शुमाइला बेगम ने उसे अच्छा खासा सर पर चढ़ा रखा था। शुमाइला बेगम को उसकी कोई बात भी बुरी नहीं लगती थी, और शराज साहब भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते। इसीलिए उन दोनों के सामने उसकी कुछ भी नहीं चल पाती। ईशा बेबाकी से उसके कमरे में आ जाती, उसके करीब आने की कोशिश करती और उसे अपनी बातों में उलझाते हुए अपनी जानिब मतवज्जो करने की कोशिश करती। लेकिन वो शख्स इस कदर जिद्दी था कि वो ईशा को एक आंख नहीं देख सकता था। ईशा को झीलना उसके बस की बात नहीं थी। उसे ज़रा बराबर अच्छा नहीं लगता उसका बेबाक लहजा और लड़कों जैसा हुलिया। जो भी था वो अब उसके निकाह में थी और उसकी बीवी थी। ज़ारा यूनी नहीं आ रही थी, इसलिए उसने खुद भी यूनी से ऑफ ले लिया। वो फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अपने मुताल्लिक सोचना चाहता था, लेकिन औकात और हालात उसे मज़ीद उतनी ही गहराइयों में धकेल रहे थे। उस रोज़ भी उसे ईशा मार्केट में अजीबो गरीब हुलिये में नजर आई। नीले रंग की स्लीवलेस शर्ट में वो खुद को जाहिर करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अपनी दोस्तों के झुमखट्टे में चलती हुई ईशा को उसने एक नज़र में ही पहचान लिया। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया था। तेज़ कदमों से चलते हुए वो उसके करीब चला आया, जबकि यारम को अपने सामने देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। उसके दोस्तों की नज़रों में भी सताइश उभर आई थी, जबकि यारम ने आगे बढ़ते हुए उसके बाजू से उसे थाम लिया। वो जिस तरह उसे घसीटते हुए लेकर जा रहा था, उसे काफ़ी अजीब एहसास हो रहा था। छोड़िए मुझे यारम, ये सब क्या है? हम आराम से बात कर सकते हैं। अपने हाथ को मुसलसल उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाते हुए वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स तो गोया उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। अचानक ही उसने उसे अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हें बहुत शौक है ना अपना आप लोगों को दिखाने का, आज मैं तुम्हारे सारे शौक उतार दूंगा। उसने जिस संजीदा लहजे में कहा था वो बस हैरत ज़दा रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह की सोच का शिकार होगा। आज से पहले यारम ने जितनी बार उससे नागवार और मगरूर लहजे में बात की, वो उसे सिर्फ और सिर्फ यारम की मगरूरी समझती थी, वरना वो जानती थी कि यारम उसे पसंद करता है और उसकी फितरत से वाकिफ़ है। इसीलिए तो उसने निकाह करके उसे अपनी बीवी के रूप में अपनाया है। इनकार भी तो कर सकता था। आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, मैं किसी को लुभाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हूँ। उसे हर रोज़ की बेइज्जती का एहसास अब जलाने लगा था। उसी लहजे में उसने यारम को बावर करवा दिया। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि खुद किसी के लिए कशिश का सामान बन जाती।
न जाने यारम ने उसके लिए किस तरह की सोचें पाल रखी थीं। उसे हकीकत में अफसोस हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों की फितरत को। सिर्फ और सिर्फ खुद को बिकाऊ माल बनाने के लिए तुम लोग ये हुलिया अपनाती हो। अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से तुम मेरी माँ को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ तुम्हारी तरबियत से। उसने मज़ीद जहर उगलते हुए उसे अपने करीब किया और फिर घसीटते हुए उसे अपनी गाड़ी में डाल दिया। छोड़िए मुझे यारम, मुझे नहीं बैठना आपके साथ। ईशा को उसकी बातें सख्त नागवार गुजरी थीं। वो शख्स उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था। जबकि यारम ने गाड़ी लॉक करते हुए खामोशी से गाड़ी का रुख अपने फ्लैट की जानिब मोड़ दिया। ईशा ने काफ़ी जिद की थी, लेकिन फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जो भी था, यारम उसका शौहर था और उसे कहीं भी ले जाने का हक रखता था। वो समझ रही थी कि वो शायद गुस्सा करने के बाद उसे फ्लाइट में ले जाकर मनाना चाहता है या जो भी, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर नरमी छाई हुई थी। मुंह मोड़कर शीशे से पार देखते हुए अपनी नाराजगी का मुकम्मल इजहार कर रही थी, लेकिन मुकाबिल को कोई परवाह नहीं थी। चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए वो मुसलसल गाड़ी चला रहा था। आज वो उस मुसीबत से निपट लेना चाहता था। उसके जहन में चलते हुए खौफनाक इरादों से अगर वो बाखबर होती तो कभी भी इतनी पुरसुकून होकर उसके साथ सफ़र न कर रही होती। फ्लैट के सामने गाड़ी रोकते हुए उसने उसे उतरने का इशारा किया, जबकि वो उतर गई। जो ज़ारा कल यहाँ आते हुए हिचकिचा रही थी, ईशा उसके मुकाबले में पुरसुकून होकर उसके फ्लैट में चली आई। शायद उससे कोई खौफ या डर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मुकाबिल उसका शौहर है और उस पर हर तरह का हक रखता है, या फिर उसने डरना सीखा ही नहीं था। फ्लैट के अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। मुझसे मिलने की इतनी बेताबी है तो फिर मगरूरी किस बात की। ईशा ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। सारा गुस्सा और मूड की खराबी उड़न छू हो चुकी थी। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो उसे अपने फ्लैट में लेकर आया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जो क़यामत उसकी मुंतज़िर है वो उसे देखते ही सदमे में चली जाएगी। हाँ, तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी खूबसूरती को अयां करने का, तो मैंने सोचा तुम्हारा शौहर होकर उससे खराज तहसीन पेश कर दूं। उसने उसे अपने करीब करते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। जब ईशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो जिस लहजे में बात कर रहा था वो उसकी तवक्को नहीं कर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि फ्लैट में लाकर बस उसकी नाराज़गी को दूर करेगा और चंद मोहब्बत भरी बातें, इससे ज़्यादा उसे तवक्को नहीं थी। जबकि मुकाबिल उसे बिल्कुल अयां करने पर तुला हुआ था। यह आप क्या कह रहे हैं यारम? उसने हैरान कुन नज़रों में उसे देखकर कहा, जबकि यारम के चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। हर वक्त अपने आप को मेरे करीब रखना और हर एक के लिए कशिश का सामान बनकर चलना तुम्हारी आदत में शामिल हो चुका है, तो सोचा तुम्हारी इस आदत को खराज पेश किया जाए। उसने उसे अपने करीब करते हुए बेड पर धकेल दिया। जबकि ईशा के चेहरे की रंगत बदली थी। वो शख्स उसे एक बीवी की तरह नहीं बल्कि एक तवाइफ की तरह ट्रीट कर रहा था। न जाने वो उसके बारे में क्या सोचता था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब यारम के गुस्से भरी गिरफ्त उसे अपने बाजू पर महसूस हुई। तुम जानती हो मैं नफरत करता हूँ तुम्हारे किरदार से और तुम्हारी सोच से, जिसमें सिर्फ गलाजत भरी हुई है। तुम जैसी लड़कियां मुंह लगाने के काबिल नहीं होती। और जा तुम मेरी बीवी बन बैठी। वो गुस्से में उसे आईना दिखा रहा था। जब ईशा को अपना आप ही तक अमेज महसूस हो रहा था। वो तो सोचती थी कि मॉडर्न लड़की यारम की पसंद होगी और यारम के सामने जाहिर होने में कोई कबाहत नहीं। जबकि मुकाबिल उसके बारे में क्या कुछ सोचता था उसे अंदाज़ा भी नहीं था। आप मेरे शौहर हैं और चाहते हैं कि मैं आपके सामने अबाया में छुप कर रहूं। मर्द को भी कमरे में सिर्फ एक बीवी चाहिए होती है, एक तवाइफ नहीं जो हर वक्त उसके सामने कुर्बत के लिए बाजू फैलाए रखे। और अफसोस ज़दा बात यह है कि मुझे भी बीवी की जगह एक तवाइफ मिल चुकी है, जिसे अगर ना भी पूछा जाए तो वो दस्तयाब रहती है। इससे ज़्यादा उसकी बस हो चुकी थी। उससे मज़ीद कुछ सुना ही नहीं गया। अपने कानों पर हाथ रखते हुए वो चीख पड़ी, खुदा के लिए चुप हो जाइए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं सुना। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हुए वो दौड़ती हुई चली गई। जबकि यारम का गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उसे कितना हर्ट कर दिया। ईशा ने वापसी का रास्ता किस तरह तय किया सिर्फ वही जानती थी।
اپنے گھر میں آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی مسکراہٹ اور چہچاہٹ کی جگہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے لے لی۔ زبیدہ بیگم کو اس کی حالت دیکھ کر تجسس ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلی آئیں جب اس نے دروازے کو اچھی طرح بند کر رکھا تھا۔ دروازہ کھولو گڑیا، میں ہوں آپ کی ماما، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور کتنی ہی دیر کہتی رہیں۔ جب عشا نے کافی دیر کے بعد اٹھ کر دروازہ کھولا، اس کا الجھا سا حلیہ دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ جلدی سے عشا آگے بڑھتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جان؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مما، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا میں ایک طوائف جیسی ہوں؟ اس کے سوالات نہیں تھے، کوئی زہر تھا جو زبیدہ بیگم کے کانوں میں انڈھیلا جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں میرا بچہ، تم بہت اچھی ہو، تم سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں مما، میں بہت بری ہوں، اتنی بری کہ میں سب کے لیے قابل نفرت ہوں۔ میرا کردار بھی گندا ہے اور میری حالت سب کو اٹریکٹ کرنے والی ایک طوائف کی طرح۔ نہ جانے وہ کس بات پر اس قدر بدگمان اور خوفزدہ تھی۔ زبیدہ بیگم کو کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ کافی دیر اسے سمجھانے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی، لیکن حقیقی بات کا علم انہیں عشا نے نہیں ہونے دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اپنی ماں کی نظروں میں بھی وہ ذلیل ہو جائے، کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اگر چند دنوں تک وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، اور پھر جب وہ کمرے سے باہر آئی تو گھر والوں سمیت دوسرے لوگوں نے بھی اس کے اندر بدلاؤ محسوس کیا۔ ہر وقت چہکنے والی لڑکی کہیں خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی الماری سے سارے کپڑے نکال کر آگ لگا دی۔ اگر تمہیں ایک بیوی چاہیے تو میں تمہیں بیوی بن کر دکھاؤں گی، اور تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرو، مجھے قابل عزت سمجھو۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے یارم۔ ایک بار پھر اپنے جلتے ہوئے لباسوں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اس نے ان کپڑوں کے ساتھ اپنے سارے خواب اور اپنی خوشیوں کو بھی جلا دیا تھا۔ آج سے اس نے یارم خان کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، جس میں وہ اسے صرف بیوی کے روپ میں نظر آئے۔ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، جبکہ شمائلہ بیگم اور زبیدہ بیگم کے لیے بھی یہ خاصی حیران کن بات تھی۔ جہاں اس نے ٹاپ اور جینز کے علاوہ کچھ پہننا سیکھا ہی نہیں تھا، وہی شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ سب کی نظروں کو حیران کر دیتی۔ یارم سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یارم بھی اپنے سر سے یہ مصیبت ٹل جانے پر کافی خوش تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب بس رخصتی کی دیر تھی، اور وہ انہی تیاریوں میں جھٹی ہوئی تھی۔ گھر کی خواتین کو علم ہی نہیں ہوا کہ اچانک کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ہنستی اور چہچاتی ہوئی لڑکی اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ پہلی بار سر پر دوپٹہ لے کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو کافی دیر دیکھتی رہی۔ وہ خود کو بھی کافی قابل عزت اور قابل محترم لگ رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کے حالے میں چھپے ہوئے میک اپ سے آرائش چہرے کو اس نے ہاتھ لگا کر چھوا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس پر کبھی سنجیدگی نہیں آئی تھی، اور آج اس چہرے نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ بالآخر ہر گزرتے دن کے ساتھ یارم کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے عشا کے بارے میں کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے افسوس تھا تو اس بات کا کہ وہ زارا کو نہیں پا سکا، اور زارا جیسی بیوی کو پانا اس کے لیے صرف ایک خواب بن کر رہ گیا، جس کا مکمل ہو جانا اس کے لیے کسی ناممکن بات کے جیسا تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی عشا کو اس نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا، جس نے گھونگھٹ اڑا کر اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ شادی کا، مہندی کا سارا فنکشن اس نے بنا اس کی جانب کوئی توجہ دیے گزار دیا، حتیٰ کہ اس نے اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اور عشا کے لیے یہ بات بھی خاصی غمگین کر دینے والی تھی۔ کاش اسے پہلے معلوم ہوتا کہ یارم اسے اتنی نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اس کی زندگی میں نہ آتی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی اور اسے چھوڑ دینا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے شادی کی تیاریوں میں وہ اپنی تمام تر دلچسپی کے ساتھ ملوث رہی۔ وہ اپنے خاص دن کو کسی کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف اور صرف یارم کی پسند کے لیے اس نے حجاب کا انتخاب کیا، اور اس کے ارد گرد والے لوگوں کے لیے بھی یہ خاصی حیرت زدہ بات تھی۔ حتیٰ کہ اس کے دوستوں نے بھی اسے گہرے طنز کا نشانہ بنایا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے صرف یارم کے لیے خود کو تبدیل کرنا تھا، اور ہر ایک رکاوٹ کو پار کر کے اس کے دل میں اترنا تھا، اور اس بات کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔
उसे हिजाब के हाले में देखकर जहां दिन में यारम को हैरत हुई थी, वहीं अभी उसके लिए मजीद हैरत का बायस था। उसे घूंघट में देखकर यूं अपना इंतजार करते पाना उसके लिए हैरत ज़दा बात थी, जबकि वो उसके करीब ही आकर बैठ गया। बदकिस्मती से ये सब कुछ तुम पर जचता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही कर रही हो, ना कि खुदा को राज़ी करने के लिए। उसका लहजा हद से ज़्यादा कड़वा था। ईशा की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। चेंज करके सो जाओ। वो आहिस्तगी से उसे अकेला छोड़कर चेंज करने चला गया, जबकि वो कितनी ही देर अपनी बेहुरमती पर नाला बैठी रही, लेकिन मुकाबिल उसे मनाने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो रात जितनी हसीन थी उतनी ही भीगी गुजर गई। जबकि अगली सुबह उसने एक बार फिर खुद को नीले लिबास में मलबूस करते हुए यारम की पसंद का मुकम्मल ख्याल रखा था। अपने बालों को चुटिया में बांध कर उसने कमर पर ही छोड़ दिया, जबकि हल्की फुल्की लटें उसके दिलनशीन चेहरे को छू रही थीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ उसने दुपट्टा ओढ़ते हुए यारम को जगाया तो वो कितनी ही देर उसे देखता रह गया। यकीनन वो उस हुलिये में बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उठ जाइए आंटी, नाश्ते के लिए बुला रही हैं, उसने आहिस्तगी से नरम नाजुक लहजे में कहा। जब यारम ने अपनी आंखों को मजीद खोलते हुए उसे देखा, दिलचस्प, यानी अब तुम मुनाफकत ज़दा लहजा भी अपनाओगी। जहाँ पहले उसकी चहकती आवाज़ उसे पसंद नहीं थी, आज वो उसके नरमो नाजुक लहजे पर भी चोट कर रहा था। वो शख्स किसी सूरत भी राजी होने वाला नहीं था। खामोशी से कदम वापस बढ़ाते हुए चली गई। आने वाले चंद दिनों में उसे महसूस हो चुका था कि यारम उस पर तवज्जो देने वाला नहीं है, जबकि वो यहाँ पे सब कुछ यारम की तवज्जो हासिल करने के लिए और खुद को बदलने के लिए कर रही थी। उस हुलिये में खुद को देखकर उसे इतना हसीन लगा कि अब उस हुलिये को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। उसे दिल से पछतावा था अपनी गुजरी हुई हालात पर, यानी उसने कितनी उम्र गुमराही में गुजार दी और उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अब उसने छोड़ दिया था यारम की पसंद में खुद को ढालना। वो अपनी पसंद पर उतर आई थी और उसकी पसंद भी इन्हीं बातों में ढलने लगी। 1 माह गुजर चुका था और वो ईशा के बदले बदले से रूप को महसूस कर रहा था। जहां उसे पहले पहल अंदाज़ा हुआ था कि ईशा सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही है, वहीं उसकी मुस्तकिल मिजाजी और बदले हुए रवैये पर उसे खुशगवार हैरत ने घेर लिया था। ऐसा सिर्फ वो उसे दिखाने के लिए करता था कि वो उस पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन उसकी हर हरकत को वो खासी तवज्जो से नोट करता। वो जानता था कि वो उसकी बीवी है और उस पर हक रखती है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को ज़ारा की सोचों से दूर नहीं कर पा रहा था। और बिलाखिर एक रोज़ यूनी के दरवाजे पर उसे ज़ारा मिल ही गई। उसके साथ साथ ज़ारा के कदम भी बेख्तियार रुक चुके थे। शादी मुबारक हो आपको, ज़ारा ने आहिस्तगी से कहा और वहीं खड़ा रह गया। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। उसने तवज्जो से ज़ारा के चेहरे को देखा, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह के तंज का शुबा तक नहीं था। मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। माफ़ी तलब करनी चाहिए या मुस्तकबिल की उम्मीद लगानी चाहिए? कुछ भी नहीं, ज़ारा ने उसकी बात को टोक दिया। मैं आपसे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं कर रही। हम दरिया के वो 2 रास्ते थे जिन्होंने साथ बहकर भी नहीं मिलना। आप में और मुझ में ज़मीन आसमां का फ़र्क है, और मैं इस फ़र्क को अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए, और आपसे भी यही तवक्को है कि आप मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआगो रहेंगे। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाते हुए अपने हाथ में पहनी हुई वो नाजुक सी अंगूठी उसे दिखाई, यानी उसकी मंगनी हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे एक बार फिर अफसोस ने घेरा। अपने करीब रहने वाली लड़की पर तवज्जो दें, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाइए, इससे पहले कि आप उसे भी ज़ारा की तरह खो दें। किसी के किरदार में गलती नजर आना आपकी सोच में मौजूद गलती का अक्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि मुकाबिल का किरदार ही बुरा हो, और मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो जानता था कि उसने उस रोज़ शुमाइला बेगम की सोच पर गहरी चोट की है, लेकिन ये सिर्फ शुमाइला बेगम की सोच पर लगाई गई चोट नहीं थी, बल्कि यारम की सोच पर भी एक गहरा तंज था। वो खुद भी तो किसी के किरदार को पारा पारा कर रहा था, सिर्फ ये सोच कर कि वो एक बद किरदार और बेहुदा लड़की है, और आज उस लड़की में मौजूद बदलाव पर भी वो उसे सताइश भरी नज़रों से देखने की बजाय तंज भरी नज़रों से देखता था, जैसे वो किसी गुनाह का इर्तिकाब कर रही है। वापसी पर उसने अपनी गाड़ी को अपनी पसंदीदा सुनसान जगह पर मोड़ दिया। समंदर की रेत पर बैठकर वो कितनी ही देर अपनी सोच का तज्जिया करता रहा,
और फिर उस मासूम लड़की के हक और खुशियों पर डाका डाले बैठा। उसकी सोच हमेशा की तरह एक बार फिर बदल गई। वापसी पर उसने अपनी मर्जी से ईशा के लिए खरीदारी की और उसके लिए चंद गिफ्ट्स भी खरीद लिए। वो जानता था कि शायद वो हैरानगी से साकत हो जाएगी, लेकिन वो उसके चेहरे के तासुरात को देखना चाहता था। उसने खुद से पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो अब उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह के सख्त रवैये और हक तलफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसे ज़ारा की तरह खोना नहीं चाहता था। जहां उसने पहले सिर्फ अपनी कमज़ोरियों के बायस ज़ारा को खो दिया, अब ईशा उसके सामने एक वाज़ेह मिसाल थी। किसी की मोहब्बत को पाना भी नेमत खुदाबंदी है और नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है, ना कि एहसान फरामोशी। उस वक़्त वो कमरे में जुबैदा बेगम से बात कर रही थी जब यारम कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में मौजूद चीज़ों को देखकर वो हैरानगी से उसे देखती रही और फिर उसने अपनी पलकों को झुका दिया। हो सकता है वो सब कुछ शुमाइला बेगम के लिए हो। उसे इतनी भी खुश फहमियाँ नहीं पालनी चाहिए थी। जबकि यारम ने आहिस्तगी से उसकी जानिब कदम बढ़ाए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ममा, उसने कहते हुए मोबाइल आहिस्तगी से गोद में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसके हाथ वाज़े तौर पर कपकपाए थे कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसे पहन कर दिखाओ। उसने बस दो टोक बात की थी और वो कितनी देर खुश फहमी और हैरत से उसे देखती रही। फिर आहिस्तगी से उसके हाथ से वो शॉपिंग बैग पकड़कर हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक जो टुकनों को छू रही थी, उसके नीचे चूड़ीदार पजामा और फैलाया हुआ दुपट्टा उसने कंधों पर गिरा लिया। बालों को खुले छोड़कर उनमें उसकी पसंद के लाए गए अवेजे पहनकर वो आईने में खुद को देखती मुस्कुरा दी। ये हकीकत थी या कोई ख्वाब? अगर ये ख्वाब था तो बेपनाह हसीन, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये ख्वाब अब हकीकत का रूप धार लेने वाला है। उसे उस हुलिये में देखकर यारम हमेशा की तरह उसे देखता ही रहा और फिर आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब कर लिया। नरमी से उसके माथे पर लब रखते हुए उसने इकरार किया, वो उस हुलिये में बेपनाह खूबसूरत लगती है, इतनी कि उसके दिल के तारों को छुआ जाए। ईशा की आंखें नम हो चुकी थीं। आहिस्तगी से यारम के सीने पर सर टिकाकर उसने गहरी सांस खारिज की। आज तक उसने उन लम्हात का कितनी बेचैनी से इंतज़ार किया था, सिर्फ वो जानती थी। मुझे माफ़ कर दो जाने मन, मैं अपने हर रवैये की तुमसे माफ़ी तलब करता हूँ। यारम उससे माफ़ी भी मांग रहा था। आज से मैं, मुझसे मुंसलिक सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें और सारे सिंगार, सब कुछ तुम्हारा है। जबकि वो बेकरारी से उसकी आंखों में देखती रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो क़यामत तक इसी तरह इजहार करता रहे और वो सुनती रहे। मोहब्बत आज हक बनकर उस पर बरसी थी और उसने अपना दामन फैलाए हुए उसे समेट लिया। मोहब्बत को समेट लेना भी अक्लमंदी है। अगर उसे ठुकरा दिया जाए तो फिर सारी उम्र पछतावे मुकद्दर बन जाया करते हैं। वो नहीं चाहती थी कि वो यारम की मोहब्बत को खो दे और यारम भी नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को खो दे। पहली मोहब्बत की तरह ज़ारा हमेशा उसके दिल में खूबसूरत याद की तरह रहेगी और ईशा हमेशा उसका अक्स बनकर।